चलो अब आप लिखोगे रिलेशन बिटवीन वाटर वेपर एंड एयर प्रेशर। ठीक है, हेडिंग दी थी जल वाष्प और वायु दाब। ठीक है, अब जल वाष्प के नीचे इसकी परिभाषा लिख लो। सबसे पहले लिखोगे जल वाष्प की तो बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, लिखा हुआ ही है ना, मेरे हिसाब से लिखा हुआ ही है, तो सीधा ही लिख लो। जल वाष्प की अधिकता, जल वाष्प की अधिकता जल वाष्प की अधिकता वायु दाब को कम करती है, वायु दाब को कम करती है। जल वाष्प की अधिकता वायु दाब को कम करती है। ठीक है, जल वाष्प की अधिकता वायु दाब को कम करती है, क्योंकि 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 जल वाष्प का तापमान अधिक होता है, जल वाष्प का तापमान अधिक होता है, इसका वायु से मिलने के कारण, इसके वायु से मिलने के कारण इसके वायु से मिलने के कारण वायु से मिलने के कारण वायु भी गर्म हो जाती है, वायु भी गर्म हो जाती है और वायु दाब कम हो जाता है। वायु दाब कम हो जाता है। ठीक है, तो बताओ शुष्क वायु भारी होगी कि नम वायु? एक शुष्क वायु है, एक नम वायु है। नम वायु मतलब वायु में जल की मात्रा, ठीक है, नमी युक्त, और वो जल जैसा भी ये गर्म है, ये बात तो तय है, क्योंकि धरातल से ऊपर कोई जल गया है ना तो वो गर्म ही है, गर्म होकर ही गया, ठंडा होकर तो गया नहीं वो। क्योंकि आर्द्रता किसे कहते हैं? आर्द्रता का मतलब यही होता है कि वायु में जल की मात्रा। ठीक है, तो अब एक दो तीन एग्जाम्पल देते हैं हम। समुद्रों के ऊपर जो वायु चलती है और एक स्थल खंड पे वायु चलती है, इनमें से भारी वायु कौन सी होगी? समुद्र पे वायु भारी होगी और स्थल पे वायु हल्की होगी। ऐसे कह दे मापी। हाँ? हाँ? कोई मापन यंत्र हो थारे कन? समुद्र गया कभी देखी ना? कह देखियो फोटो में, वो तो मैं दिखाए तो वो तो सुनामी थी। चाचा अच्छा छोड़ो उसको, एक और बात बताओ, छोड़ो उसको, वो भी मैं बताता हूँ, सागर वाला भी बताता हूँ। जो सागरों के ऊपर हवाएं चलती है वो नीचे होती है या ऊंचाई पे अधिक होती है? हाथे तारे हैं वो बेटा, वो जोड़ता रहे हो समीकरण के, भारी है तो नीचे जो है इनके। है ना? हाँ, एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि वायु जितनी शुष्क होती है उतनी भारी होती है। हाँ, ये कारण सवाल गलत कर ना हमारी परीक्षाओं, और कारण मैं बता रहे हो हमारे सामने, वायु जितनी शुष्क होगी उतनी भारी होती है। वायु में जल की मात्रा जितनी अधिक होगी वायु विरल होगी।
वायु में जल की मात्रा जितनी अधिक होगी, जल वाष्प, उतना वायु विरल होती जाएगी, हल्की होती जाएगी, भारी नहीं होगी। क्योंकि वायु और जल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा है कि जैसे ही उस वायु में जल घुसता है ना, तो वायु को कमजोर करता है। जैसे ही जल वायु को, वायु जैसी जल को एब्सॉर्ब करती है, तो उस समय जल का टेम्परेचर हमेशा अधिक होता है। अगर जल ठंडा है तो वायु उसको एब्सॉर्ब नहीं कर पाती, वो बारिश के रूप में नीचे आएगा। वो जल क्या करता है, उस वायु को ले लेता है। फिर जितना जल अधिक होता है तो फिर वायु की मात्रा पूरी हो जाती है, उसे संतृप्त वायु कहते हैं। संतृप्त वायु का मतलब होता है कि एक वायु की कैपेसिटी होती है जल को धारण करने की। हर वायु की क्षमता होती है जल को धारण करने की। उस क्षमता से अधिक अगर जल एटमॉस्फेयर में है तो फिर वो वर्षा का कारण बनेगा। संतृप्त जल नाम सुना है? नहीं सुना? एक सूखी संतृप्त जल, क्या वायु, सॉरी, एक सूखी वायु होती है जिसमें जल की मात्रा न के बराबर होती है। एक संतृप्त वायु होती है जिसमें जल पर्याप्त होता है। जितनी जल की वायु की कैपेसिटी होती है ना, उतना ही उसमें जल होता है। और अगर जल की, वायु की कैपेसिटी से अधिक जल है एटमॉस्फेयर में, वो तो अधिक जल वर्षा के रूप में नीचे आएगा। तो अब आप इस बात को समझिए कि जब तक जल संतृप्त नहीं होता, जब तक वायु संतृप्त नहीं होती तब तक वो जल को खींचती रहती है। और जो भी जल धरातल से ऊपर है वो हमेशा जल वाष्प के रूप में गया हुआ होता है। और जैसी जल वाष्प ऊपर जाता है तो फिर टेम्परेचर ऊपर जाते हैं तो घट जाता है, टेम्परेचर घट जाता है, ठंडा होना शुरू हो जाता है। फिर जल वाष्प नहीं रह पाता, वो गैसीय फॉर्म वापस लिक्विड फॉर्म में आना शुरू होती है। और वही जल वाष्प ऊपर जाके वायु में धीरे धीरे मिल जाता है। और जो वायु में जल वाष्प मिलेगा उसे हम कहते हैं आर्द्रता। क्या कहते हैं? समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही है तो आ रही है सर। देखो मैं वापस बोल रहा हूं कि जैसे पानी गर्म हुआ, गर्म होने के बाद में भाप बन गया, मतलब वो पानी गैसीय रूप में आ गया, जिसे हम क्या कहते हैं? जल वाष्प कहते हैं। और वो ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो उतना टेम्परेचर नहीं होगा जितने टेम्परेचर पे पानी गर्म हुआ था और जल गैस के रूप में बदला था, वाष्प के रूप में बदला था। उतना टेम्परेचर तो ऊपर है नहीं, टेम्परेचर ऊपर जाते घट जाता है। जैसे टेम्परेचर घटेगा तो वो जल वाष्प वापस क्या होगा? वापस द्रव में बदलेगा, सीधी सी बात है। तो अब सीधा तो द्रव में बदलता नहीं है। जैसे जैसे ऊपर टेम्परेचर कम होता जाता है वैसे वैसे जल वाष्प का और आपके वायु का क्या हो जाता है? कॉम्बिनेशन हो जाता है। इसे कहते हैं आर्द्रता। क्या कहते हैं? आर्द्रता। तो अगर आपसे पूछें कि आर्द्रता का स्रोत क्या है? जल वाष्प। आप इसको ऐसे समझो, देखिए ऐसा है, आप इसको ऐसे समझिए कि ये धरातल, ठीक है, अब इसके ऊपर ये जल है, ये जल है, ठीक है। जैसे ही तापमान अधिक होगा तो ये जल आपके वाष्प के रूप में ऊपर जाएगा, या जल क्या बन जाएगा? गैस बन जाएगा। और जल जो गैस बनेगा उसे हम क्या कहते हैं? जल वाष्प कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? जल वाष्प। क्या बन जाएगा? जल वाष्प बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब जैसे ये ऊपर जाएगा वैसे ही आपके तापमान क्या होता जाएगा? तापमान माइनस में होता जाएगा, मतलब घटता जाएगा, घटता जाएगा तापमान। जैसे जैसे तापमान घटेगा
वैसे वैसे ये जल वाष्प अपना वास्तविक जल वाष्प का रूप बनाए रखने में सक्षम नहीं होगा। अचानक से तापमान घटता नहीं है, धीरे धीरे घटता है, 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस ऐसे। फिर जब ये ऊपर जाता है तो जल वाष्प जो है, ये जल वाष्प अपनी अवस्था बनाए रखने में सक्षम नहीं होता। क्यों? तापमान घटता है। इसको जल वाष्प रहने के लिए इतना का इतना टेम्परेचर हर वक्त चाहिए, और वो टेम्परेचर वायुमंडल में है नहीं। फिर क्या होगा? फिर इस स्थान पे जाते जाते जल वाष्प ठंडा होना शुरू होता है, और जब जल वाष्प ठंडा होता है तो क्या होता है कि वो वायु के साथ में मिल जाता है, वायु प्लस जल वाष्प। क्योंकि जल वाष्प कभी वायु ही था, क्या सॉरी जल ही था, अब वो इसके अंदर मिल जाता है, और वायु में जल वाष्प की मात्रा को हम क्या कहते हैं? आर्द्रता। समझ में आ रही बात? अब देखिए क्या हुआ, अब पूरा जल वाष्प तो वायु के साथ मिलता नहीं है, क्योंकि जल वाष्प की मात्रा भी नीचे के क्षेत्रों में बहुत अधिक होती है, और वायु की जल वाष्प को धारण करने की क्षमता भी फिक्स होती है। फिर क्या होता है? कुछ जल वाष्प और ऊपर जाता है, और वो जल वाष्प वायु धारण तो कर नहीं सकती, वो क्या बन जाता है? बादल बन जाते हैं। तो कुछ जल वाष्प वायु के साथ हो जाता है, कुछ जल वाष्प ठोस बन जाता है, वायु से सीधी गैस से सीधा ठोस रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और वही बादल आपके नीचे आके बारिश करते हैं। ये पूरी प्रोसेस है। तो वायुमंडल के अंदर जल पर्याप्त मात्रा में है, और ये सारा जल जाता कैसे है? जल वाष्प के रूप में। ठीक है, अब आप इस बात को समझिए। आपको आर्द्रता समझ में आ गई कि वायु में किसकी मात्रा? जल वाष्प की मात्रा। आपको जल वाष्प खुद समझ में आ गया। अब दोनों बातें समझ में आ गई, दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, दोनों एक नहीं है, लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए कि आर्द्रता वहां अधिक होगी जहां पे जल वाष्प अधिक है, आर्द्रता वहां कम होगी जहां पे जल वाष्प कम है। अभी बात समझ में आ रही है? तापमान जहां अधिक होगा और पानी भी अधिक होगा वहां जल वाष्प, और जहां तापमान कम होगा पानी नहीं होगा तो वहां जल वाष्प भी कम होगा, और जल वाष्प कम होगा तो वहां पे आर्द्रता भी कम हो जाएगी। इस आर्द्रता को हम सामान्य शब्दों में नमी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नमी बोलते हैं। यहाँ तक ठीक है? अब मुझे सामान्य सा पॉइंट हम अगर सोचें तो जल वाष्प गर्म होगा कि ठंडा होता है? गर्म। और ये जब वायु में मिलता है तब भी इसकी प्रकृति कैसी होती है? गर्म होती है। क्यों? क्योंकि 30 डिग्री भी है ना, 25 डिग्री भी है तो भी वो गर्म है। वायु में उतनी गर्मी नहीं है जितनी जल वाष्प उसको गर्म करता है। इसलिए हम कहते हैं कि जब भी जल वाष्प उसमें घुसेगा वायु में, तो वायु को हल्का कर देता है, वायु का संगठन कैसा कर देता है? वो कमजोर कर देता है। और जब जल वाष्प वायु में घुसेगा तो वायु का संगठन कमजोर होते वायु हल्की हो जाती है, और जल वाष्प को अगर वायु से निकाल देंगे बाहर तो वायु वापस संगठित हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि जल वाष्प और आर्द्रता की जो मात्रा है ये वायु को हल्का कर देती है। इसलिए हम कहते हैं कि सूखी वायु भारी होती है और आर्द्र वायु कैसी होती है? हल्की होती है। बात समझ में थारे को आई? हम आई? तो थाना पूरी कहानी सुनानी पड़े। अच्छा तो कोई हो को जन छूटी समझ को आएंगे। अब देखो इससे सरल शब्दावली मेरे पास है नहीं, हर जगह ये बात लागू नहीं होती। मरुस्थल की हवा भारी होती है ना, मरुस्थल की हवा बहुत भारी होती है। मन को नहीं गार भी करना घरी काली कर दे। लू भी लागे तो टैबलेट में सही को है तो बेटो भगत भोगी थी। आ जान थोड़ा ओके खुलिए तो की लाल लुबडेरो हैंग जाम गुड़ है माइलो है। तो लू बहुत भारी होती है ना। लू में जल वाष्प है ही नहीं। लू में जल वाष्प आए उस दिन बरसात होनी शुरू कर दे तो फिर लू शुष्क पवन नहीं रहेगी।
हमेशा ध्यान रखना, जो पवनें स्थल मंडल पे चलती वो सारी सूखी है। जिन पवनों का संपर्क जल से होगा वो हो जाएगी कैसी? नमी युक्त पवनें। शुष्क पवनें वर्षा नहीं कर पाती। वर्षा करने के लिए पवन में क्या चाहिए? जल चाहिए, मतलब आर्द्रता चाहिए। तब हम लिखते हैं ना, मानसून में पढ़ते हैं ना कि हिंद महासागर से दक्षिण पश्चिमी पूर्वी दिशा से, दक्षिण पूर्वी पश्चिमी दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली आर्द्र पवनों को मानसूनी पवनें कहते हैं। और ये पवनें जैसे ही आपके मालाबार के तट पे पश्चिमी घाट से टकराती है, वैसे ही आपकी हवा तो निकल जाती है और पानी है वहीं पे रह जाता है, जिसे हम पर्वतीय वर्षा कहते हैं। हवा तो चली जाती है तमिलनाडु के साइड में, उस पश्चिमी घाट की पूरी भागों में, पानी रह जावे केरल में ही, छाया क्षेत्र बन जाता है, रेन शैडो जोन बन जाता है। समझ में आ रही बात? इसलिए कहते हैं कि पवनें हल्की होती है, आर्द्रता युक्त पवनें। अब आप सोचिए, आर्द्रता युक्त पवनें जब भी चलती, आप वर्षा ऋतु में देखना, आप देखना ऊपर से ही निकलती है, धरातल से रेत उड़ाती हुई नहीं आती वो। और लू देखना, लेकिन 5 फीट पर ऊंची उड़े ही गुन 10 फुट घड़ी घड़ी मोड़ो जेड़ तक धूड़ में भूरो नहीं करे, जेड़ तक मजो नहीं आवे लू नो। सूखी पवनें कैसी होती है? भारी। ठंडी पवनें कैसी होती है? भारी। ठंडी पवनें भी कैसी होगी? भारी। अब ठंडी पवनों में जल वाष्प की मात्रा बिल्कुल नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो धारण ही नहीं कर सकती जल वाष्प को। जल वाष्प को धारण करने के लिए पवनों का थोड़ा गर्म होना भी जरूरी है, क्योंकि उन पवनों में जैसे जल वाष्प घुसेगा और पवन बहुत ज्यादा ठंडी है तो 2 मिनट में वो जल वाष्प क्या हो जाता है? जम जाएगा, बर्फ का रूप ले लेता है और हम बर्फीले तूफान के रूप में पैदा उत्पन्न होता है। लेह लद्दाख में ऐसे होता है। ठंडी पवनों के ये हाल है। थारे मान मत बहुत दया आ रही हूं, करूं के बता। था मारे माते आवे बीमार है मन था माते आवे हैंगा माते बीमार है। बीमार तो दोनों ही है, कोई शारीरिक रूप से है, कोई लिखे लिखो है चित्र केड़ो बनानो है, तो कहीं है ही कौन की चित्र बनाना। भाई समझ में नहीं आया तो मैं एक बार और प्रयास करूं। समझ में आ गया तो लिखो एक बार और तो चलो एक बार लिख लो, फिर समझते हैं। लिखता हूं। बारिश होने के बाद जल इकट्ठा हो गया, उसके बाद में वो जल वाष्प बनेगा। फिर पूछ क्या रहे हो? मतलब समझा नहीं सवाल। ऊपर ठंडा क्यों आता है? ठंडा तो आएगा ही ना। आप ये सोचिए, बारिश किस स्थिति में होती है? बारिश 2 चीजों में होती है। जल वाष्प तो गर्म होता है। जल वाष्प बादल बनने के दौरान माइनस के टेम्परेचर में जाता है, तब जाके वो पानी ठोस रूप लेता है, गैस ठोस रूप लेता है। वही बादल जब ठंडे होते हैं ना, तो भारी होती चीजें, वो नीचे आता है। ठंडा होने के कारण नीचे आता है। जैसे ही नीचे आता है तो नीचे की गर्मी उससे सहन नहीं हो पाती, तो धरातल तो गर्म है और ये गर्मी उस तापमान, उस ठंडेपन को तोड़ देती है और वहीं से बादल बारिश करना शुरू कर देते हैं। कई बार पता क्या होता है, एक पॉइंट आता है, कई बार ऐसी वर्षा आती है जब बादल दिखते नहीं है और पवनें भी नहीं होती तो बारिश आ जाती है। तब उसका कारण होता है धरातल की हीट। धरातल कई बार इतनी ज्यादा हीट देता है, तापमान इतना अधिक हो जाता है कई बार कि ऊपर से बादलों को तोड़ देता है और असमय कई बार बारिश हो जाती है। कभी कभी होया करे ना, बीच में 10 दिन पहला हुई थी, कभी कभार होती है ऐसे।
जब असमय हीट होती है। तो अब जब वो बादल ठंडे थे और अब बारिश होगी तो पानी उस समय निश्चित रूप से बादलों का पानी ठंडा होता है, ठीक है, इस वजह से ठंडा होता है। आप सोचिए कि वो -50 डिग्री का छू के आए हैं, वो छो सीमा पे कितने डिग्री टेम्परेचर है, -50 डिग्री। हमारे फ्रीज का टेम्परेचर होता है -10 डिग्री फ्रीजर का। -50 से कोई अगर बादल आया है, वो तो ठीक है कि नीचे आते आते थोड़ा गर्म हो, नहीं तो नहीं बर्फ अड्डा अड्डा टुकड़ा करवा देता है एकदम, मनक रहा मनक मर देता जाता है एकदम। पूरा बादल है जो ऊपर खरे तो आए मधु हो जावे है जो हैंग मर जावे। ये तो ठीक है, भगवान ने ऐसा सिस्टम बना रखा है कि बादल जब नीचे आता है तो पृथ्वी की हीट जो है उसको गर्म करके पिघला देती है, पानी ठंडा रह जाता है, बर्फ टूट जाता है। गड़ा तो पसे की है कि कई बार हीट इतनी पर्याप्त नहीं हो पाती, पूरा बादल टूट नहीं पाता, तो पसे क्या है कि मारसा तो गड़ो बराबर साइज रू क्यों हुए वो मन ठाक गड़ो बराबर साइज हमारे से इतो तो रिसर्च की कि गड़े री साइज बराबर क्यों हुए एक बेटा सवाल किया तो चोरे कि सर अगर ऐसा होता है तो, सर माते विश्वास ही कौन, सर अगर ऐसा होता है तो क्या झूठ बोल रहा हूं मैं? तो फिर गड़े की साइज जो है वो गड़ा मतलब ओला उसकी साइज बराबर क्यों नहीं होती यार? मैं तो ये रिसर्च तो को की लिखो लिखो। शुष्क वायु भारी होती है, वहीं आर्द्रता युक्त पवनें हल्की होती है क्योंकि करके अब नीचे लिखो कि जब जल वाष्प वायुमंडल में प्रवेश करता है तब उसका तापमान अधिक होता है। जल वाष्प जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तब उसका तापमान अधिक होता है। लेकिन वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने पर तापमान में कमी आती है। ऊंचाई पर जाने पर तापमान में कमी आती है। वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने में तापमान में कमी आती है। तापमान में कमी आती है, सही बोल रहा हूं? हाँ, तापमान में कमी आती है। इस कारण जल वाष्प अपनी गैस अवस्था बनाए रखने में सक्षम नहीं रहता। जल वाष्प अपनी गैस अवस्था बनाए रखने में सक्षम नहीं रहता। यहां तक बात समझ में आ गई कि जल वाष्प अपनी गैसीय अवस्था बनाए रखने में सक्षम नहीं होता। क्यों? तापमान घट जाता है। तापमान घटेगा तो जल वाष्प नहीं रहेगा। अब देखो यहां पे क्या होता है कि जल वाष्प जब अपनी अवस्था बनाए रखने में सक्षम नहीं हो रहा है तो ये इसकी दो रूप हो जाते हैं, या तो बादल बन जाएंगे या वायु के अंदर जल वाष्प प्रवेश कर जाएगा, वायु से संलग्न हो जाएगा। अब जो भाग वायु से संलग्न होगा उसे हम क्या कहते हैं? आर्द्रता। और वायु की क्षमता तक जल वो वायु ले लेगी, उसे संतृप्त वायु कहते हैं, संतृप्त वायु। और शेष बचा भाग बादलों के रूप में
कन्वर्ट हो जाता है, संघनन की प्रक्रिया में शामिल हो जाता है। अंततः जितना भी जल वाष्प ऊपर जाता है वो किसी न किसी माध्यम से वापस नीचे आता है, चाहे वो बादलों की वर्षा के रूप में आओ, चाहे वो आपके आर्द्रता युक्त पवनों की वर्षा के रूप में आओ। कई बार आप देखना बादल होता ही नहीं है, मानसूनी वर्षा बिना गड़गड़ाहट के होती है। जब मानसूनी वर्षा होती है ना तो उसमें गड़गड़ाहट, बिजलियां वगैरह कुछ नहीं होती। कभी कभार, बहुत कम स्थिति में, बाकी आपने देखा होगा कि बस छाया हो जाती है, पवनों की छाया होती वो। और आप देखना बादल कुछ नहीं है और एड़ी पड़े आए ओ 10 मिनट बादल बिजली घड़ी दिखे हो, कहीं नहीं वे कुछ भी नहीं होता है। कई बार तो ऐसी बिजली देख के लोग है वो स्नान करने के लिए आते हैं और ऐसी मजाक बूंदी होती है न स्नान हुआ न सूखे रहे। लेकिन जब भी मानसूनी वर्षा होती है तब आप देखना कि इस प्रकार से न तो बादल दिखते हैं, ठीक है दिन में जरूर दिखते हैं कपासी मेघ, लेकिन बारिश शुरू होने के साथ शाम के समय आप देखना बस बारिश ही होगी, छौंटकियां मार रही है, कहीं ठा नहीं पड़ रही है। रीजन साफ है, कुछ वर्षा पवनों से होती है, कुछ वर्षा बादलों से होती है। दोनों का स्रोत जलवाष्प ही है। कुछ जलवाष्प पवनों के साथ में हुआ था, वो पवन में वर्षा करवा रहा है, कुछ जलवाष्प बादलों के रूप में कन्वर्ट हुआ था, वो भी वर्षा करवा रहा है। बादलों से वर्षा लिमिटेड टाइम के लिए होती है, एक लिमिट है बादलों की। और बादल फटना भी बोलते हैं हम कभी कभार, जब बहुत अचानक से कुछ सेकंड में ही कई mm बारिश हो जाए तो बादल फटना बोलते हैं। जनरली वो पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, जब पूरा बादल किसी पहाड़ से टकरा जाता है और पूरा पानी एक साथ नीचे आता है, पूरी बस्ती डूब जाती है। लेकिन जो मानसूनी पवनें होती है, ये पवनें जैसे जैसे पवनें चलती जाएगी बारिश होती जाएगी, क्योंकि उस पवनों के अंदर आर्द्रता है। शुष्क पवनों में ऐसा नहीं होता। ये बात सिर्फ और सिर्फ किसमें लागू होती है? अब आपके दिमाग में कन्फ्यूजन क्या है वो मैं बताता हूं। थारे दिमाग में समस्या वो आ रही है कि आर्द्रता युक्त पवनें धरातल के पास में चलती है और इसलिए वो बारिश कर पाती है। यही पढ़ियो है, यही पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा? ये पढ़ियो तो ठीक है तो आगे लिखो, अपनी अवस्था बनाए रखने में सक्षम नहीं होती। फिर आगे लिखना, तत्पश्चात ये जल वाष्प वायु में मिल जाता है। वायु में मिल जाता है और वायु को संतृप्त करता है। संतृप्त, तृप्त तो अपन ने खूब सुना है शब्द, पानी पिए हमें तृप्त हुआ गौड़ा के पता तुर है हागड़ आदमी पता 2-3 लोटा ठाडो पानी पायो है, पता लास्ट में शब्द क्या निकलेगा? हैर पुकारे पसा के हमें जाए तृप्त हुआ, मतलब प्यास बुझना, तृप्त होना। वायु को संतृप्त करता है। इस प्रकार वायु में जल की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वायु में जल की मात्रा हो जाती है और इसे आर्द्रता कहते हैं। वायु में जल की मात्रा लिख लो, जल वाष्प लिख लो, कोई बात नहीं। जल की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। चूंकि जल का इस समय तापमान अधिक होता है, इस कारण वायु विरल हो जाती है। जल का तापमान अधिक होता है क्योंकि जल वाष्प गर्म ही तो होता है। जल का तापमान अधिक होता है, तापमान अधिक होता है जिसके कारण वायु विरल हो जाती है
और हल्की हो जाती है। ओके वो रे माखन बीजे ना कितना गंदा गंदा है। इस बोर्ड की कोई समस्या हो गई है, पता नहीं किसकी नजर लगी है। नजर लगी सही चल रही हो तो ना ना वोल्टेज वोल्टेज को नहीं, कोई हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ऑडियो है कहीं। वोल्टेज तो स्टूडियो में भी तो जाता है। वो बोर्ड सही चल रहा है और 24 घंटे चल रहा है। उसको रात को 1 बजे फ्री करते हैं, सुबह 6 बजे वो शुरू हो जाता है और काम भी कर रहा है पिछले 2 साल से। एसी रो ये कोई कनेक्शन को नहीं है। ये तो अंधविश्वास है कि ये जगह अगर रसोई बनाई है तो बाद में ये घर में बड़ भूडो हो रही है। देखो ये तो कोई लॉजिक लागे कौन साइंस रो कि यहाँ पे तापमान बढ़ा है घटा है। पहले ये बढ़े हुए तापमान में काम कर रहा था, जैसे तापमान घटा तो उसका एक सॉफ्टवेयर है वो तापमान अनुकूलन के अनुसार समायोजन नहीं कर पाया और वो उड़ गया। यहाँ थोड़ी वे कोई मन मन पड़े तो लॉजिक लगा देते हो, हर जगह बरसात करा दे बेटा। भूगोल इतनी बड़ी है कि चलते चलते छोरे बरसात करवा देते हैं। हाँ ऐसी इधर लागी तो मार सारा हार्डवेयर पाउड से पता ये बोर्ड में पड़ा है कौन। लिखो आगे लिखो, ठीक है। इस प्रकार आर्द्रता युक्त पवनें हल्की हो जाती है। लिख लिया? हाँ ठीक है। तो अब आपको बात समझ में आ जानी चाहिए कि शुष्क पवनें भारी होती है और आर्द्रता युक्त पवनें हल्की होती है। मैं आप पूछो क्यों मार साहब? तो हो गया, समझ में आ गई बात। तो जल वाष्प और आर्द्रता वायु दाब को बढ़ाती है या घटाती है? हैं? घटाती है। जल वाष्प की मात्रा वायु दाब को कम करती, ठीक है। वायु सही चल रही थी, अंदर आप गर्म चीज डालोगे तो वायु का दाब कैसा होगा? कम ही होगा। इतनी बात ही थी, यूं ही 2 दिन ले लिए ना। ये तो हो गया दूसरा पॉइंट जल वाष्प आर्द्रता का। इस पॉइंट पे ज्यादा जोर इसलिए दे रहा हूं कि ये पूरा पार्ट है आगे वर्षा का। अगर वर्षा का टॉपिक नहीं जुड़ता तो मैं इतनी माथापोड़ी नहीं करता, लेकिन अब वर्षा का पार्ट जुड़ चुका है, मुझे आर्द्रता आगे फिर पढ़ानी है, वायु की संतृप्तता फिर पढ़ानी है, संघनन ऊर्ध्वपातन फिर पढ़ाना है, बादल बनना और बादल के 6 प्रकार फिर पढ़ाने। यार पता जो गड़गड़ाहट साथ बरसात वे वो पढ़ानी और बाकी है अभी तक। अब लिखो आप तीसरा कारण, वायु दाब को प्रभावित करने वाला कारक, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कैसे प्रभावित करेगा? गुरुत्वाकर्षण बल वायु दाब को घटाएगा कि बढ़ाएगा? बस घटाएगा बढ़ाएगा। कैसे? आकर्षित करता है। तो जब गुरुत्वाकर्षण बल पवनों को अपनी ओर आकर्षित करता है तो पवनों का वायु का किसी स्थान विशेष पर लगने वाला बल अधिक हो जाता है। तो हम सीधा कह सकते हैं कि जी अधिक होगा वहां वायु दाब भी अधिक होगा, जी कम होगा वहां वायु दाब भी कम होगा। और यही कारण है, एक यह भी कारण है कि ध्रुवों पर वायु दाब अधिक है और समुद्रों में या 0 डिग्री पर वायु दाब कम रहता है। एक कारण ये है, बाकी पूरे कारण ये नहीं है। तापमान भी है, पृथ्वी की घूर्णन गति भी आगे आएगी, ठीक है ना। बहुत सारे कारण हैं, एक कारण ये भी है। अब इसका सवाल कैसे आता है मैं आपको एक बहुत सामान्य शब्दों में बताता हूं। देखिए बहुत सरल सवाल आता है इसका। अब देखिए प्रश्न कैसे आएगा। प्रश्न आएगा कि ध्रुवों पर वायु दाब अधिक होने के कारण है
होने का कारण है। ठीक है, अब ये ऑप्शन क्या क्या लिखें बताओ। एक तो जी की अधिकता, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल की अधिकता, तापमान की कमी। तीसरा सूर्य की किरणों का तो आ गया, तापमान की कमी मतलब सूर्य ताप की कमी वगैरह सारी चीजें आ गई। जल वाष्प की अधिकता, वहां जल वाष्प कम है, और जल वाष्प कम होता तो वायु दाब क्योंकि भैया जो भाई वायु दाब की अधिकता में जल वाष्प कम होता है, जल वाष्प बढ़ेगा तो वायु दाब तो घट जाएगा, है ना। तो यहां पे क्या लिखे, जल वाष्प की कमी। जल वाष्प में कमी है क्योंकि ध्रुवों पर न तो आपके तापमान है अधिक, तापमान तो है ही नहीं ध्रुवों पे। जब तापमान नहीं होगा तो वाष्पोत्सर्जन भी नहीं होगा, और वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा तो जल वाष्प कहां से आएगा, जल वाष्प नहीं होगा तो आर्द्रता भी नहीं है, और ये दोनों नहीं है तो वर्षा भी नहीं है। तो मतलब वो कहीं को नहीं है कुछ भी नहीं है, बरसात नहीं है तो फिर आपकी वनस्पति नहीं है, जीव जंतु नहीं है। कुछ चुनिंदा जीव जंतु है जो इस कम टेम्परेचर में भी रह सकते हैं। जल वाष्प की कमी और है इंसुलेशन तो आ गया, और क्या कारण है, घूर्णन गति का कहीं प्रभाव भयंकर पड़ता है। जब घूर्णन गति, पृथ्वी की घूर्णन गति का सबसे अधिक प्रभाव कहां पड़ता है, 0 डिग्री पे कि 90 डिग्री पे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 0 डिग्री पे स्पीड कितनी बताई थी और ध्रुवों पे कितनी बताई, 0 बताई। अच्छा अब ठीक है, अब आप ये सोचिए कि अगर हम, अब हवा ज्यादा बाहर कहां फेंकी जाएगी, यहां पे या यहां पे। जैसे कोई टायर है गाड़ी का, टायर की 2 रस्सियां बांधते हैं, एक बीच में जेड नट बोल्ट लागूड़ा हुआ, एक टायर रे लास्ट छेड़ के मुझे बाठा अटकिया करे बाठे अटकते हैं ना छोटे छोटे साइडों में, गोबर भी जो ला गया करे दूसरी जगह अब गाड़ी को स्पीड में करते हैं, ठीक है। अब जो ध्रुवों पे रस्सी लगी है वो ज्यादा फेंकेगी सामान को या यहां वाली। अब देखो आपका पूरा फॉर्मूला उल्टा होने वाला है अब जो ध्रुवों वाली रस्सी है ना वो ज्यादा फेंकेगी और यहां पे ये कम फेंकेगी, वहां फॉर्मूला ये काम कर रहा है। ये मैं बात इसलिए बता रहा हूं कि ये मैं आगे आपको जब वायु दाब की पेटियां बताऊंगा और हेडली और फेरल कोशिका बताऊंगा तो वो बात आगे आने वाली है। तो उस बात को समझने से पूर्व मुझे अब ये बता दो आप कि अब ये उदाहरण सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए था। अब ये 0 डिग्री पे वायु ज्यादा बाहर फेंकी जाएगी कि 90 डिग्री पे, वायु बाहर ज्यादा कहां फेंकेंगे, 0 डिग्री पे कि 90 डिग्री पे। अब आप देखिए कि वो टायर का एग्जाम्पल बिल्कुल सही है। कैसे, ये है आपके गोबर वाला केंद्र और ये है आपके ध्रुवीय क्षेत्र, समझ में आ रही बात। टायर ऐसे चलता है, यहां को चले टायर, टायर यहां चलिया करे, टायर ऐसे चलता है ना। अब बताओ ज्यादा कौन फेंकेगा, ध्रुव वाला ज्यादा फेंकेगा 0 डिग्री थे गोंगदा हो गया कि हैंगे भाई। कोई टायर है भाई, ये सीधा सा सिंपल सा फॉर्मूला है, बस आप ये समझिए कि टायर चल रहा है। आप यूं समझिए कि मैं टायर चला रहा हूं, बस टाइम मिला है फ्री बैठा हूं तो टायर चला रहा हूं, ऐसे ये टायर चल रहा है आपके सामने। अब यहां वाला रस्सी ज्यादा दूर जाएगी कि यहां वाली जाएगी, यहां वाली कहां वाली बोलो ना, यहां कहां ये रस्सी ज्यादा फेंकेगी, ये ज्यादा फेंकेगी, ये रस्सी कुछ नहीं कर पाएगी, वहीं रहेगी।
इसलिए हम कहते हैं कि घूर्णन गति का प्रभाव ध्रुवों पर शून्य रहता है और यहाँ पे सबसे अधिक रहता है, और इस वजह से यहाँ की ये पवनें बाहर फेंकी जाती, यहाँ की पवनें दब जाती है। इस वजह से यहाँ पे लो प्रेशर रहता है और यहाँ पे हाई प्रेशर रहता है। बात समझ में बताओ कौन? अब समझ में आई कोई? आ गई कोई? तो चौथा ऑप्शन की लिखो, घूर्णन गति का प्रभाव कम। ये चार कारण है इसके। फिर ये क्या करेंगे, ई और एफ और दे देंगे। पछे लिखे कूट ए बी सी डी ई एफ, सब ए बी ई एफ, चार ए सी डी एफ, ऐसे करके चार ऑप्शन दे देंगे। पछे बड़े और पृथ्वी घुमाया थे 1.5 घंटो पृथ्वी घुमाया, लारे आधो घंटो रहे पेपर वालों और जगह ज्यादा पृथ्वी घुमाई और उत्तर सही बड़े को है ठीक है। तो लिखो गुरुत्वाकर्षण की अधिकता। गुरुत्वाकर्षण की अधिकता में लिखना जी की अधिकता, जी की अधिकता वायु दाब को बढ़ाती है। वायु दाब को बढ़ाती है। वहीं जी की कमी वायु दाब को कम करती है, या लिखना नहीं है तो भी कोई बात नहीं इसमें। जी की कमी वायु दाब को कम करती है। ओहो हो मत दुखंडो आयो जी घुमा घुमाना आगे लिखो इसी में, यही कारण है कि ध्रुवों पर जी की अधिकता और वायु दाब की अधिकता है। सॉरी, यही कारण है कि वायु दाब अधिक होता है, ध्रुवों पर वायु दाब अधिक होता है, क्योंकि यहां पर जी भी अधिक होता है। ठीक है। जी की अधिकता के कारण वायु दाब अधिक होता है, तथा भूमध्य रेखा पर वायु दाब कम होता है, क्योंकि जी भी कम होता है। एक नीचे नोट करके डाल दो, नोट करके डाल दो। 31 दिसंबर 1968 को इकतीस दिसंबर 1968 को साइबेरिया, क्वेश्चन में लिखो रूस, साइबेरिया के अगाता नामक स्थान पर साइबेरिया के अगाता नामक स्थान पर 1083.8 मिलीबार वायुदाब नोट किया गया। 1083.8 मिलीबार वायुदाब नोट किया गया। ठीक है, जो कि आज तक का सर्वाधिक है, जो कि आज तक का संपूर्ण धरातल का सर्वाधिक है।
ठीक है, आज तक का सर्वाधिक है। परंतु वर्ष भर औसतन सर्वाधिक वायुदाब सागर तल पर रहता है। परंतु वर्ष भर औसतन सर्वाधिक वायुदाब सागर तलों पर रहता है। ठीक है, अंडरलाइन करके याद कर लेना इसको। ठीक है, वर्ष भर का औसतन अगर अपन देखें ना, तो वर्ष भर का औसतन यहां पे रहता है सागर तलों पर। और अब लास्ट में लिखिए पृथ्वी की घूर्णन गति। ठीक है, यह भी वायुदाब को प्रभावित करती है। परिक्रमण, परिक्रमण वायुदाब को प्रभावित नहीं करता। और पृथ्वी का झुकाव प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा? क्यों? सागर तलों का जल वाष्प जो रहता है वो तापमान और उसके कारण अधिक रहता है, लेकिन साल भर का अगर अपन देखें ना, आर्कटिक महासागर से लेकर नीचे तक औसतन, तो वहां पे एयर प्रेशर रहता है। क्योंकि उसका रीजन है, रीजन ये रहता है कि तापमान अधिक होने के बावजूद भी महासागरों का एल्बिडो अधिक होता है, तो वो गर्म इतने नहीं हो पाते। पानी भली चला जाए लेकिन पृथ्वी वाली बातें वहां पे नहीं होती। इसलिए वहां पे एयर प्रेशर हमेशा 1023 का लेवल बना रहता है, 2-4 ऊपर नीचे रहता है, क्योंकि बाकी के फैक्टर वहां प्रभावित बिल्कुल नहीं करते हैं। बाकी के जो फैक्टर होते हैं ना बहुत सारे, जैसे स्थल आकृतिक फैक्टर हो और ग्रेविटेशनल फैक्टर तो खैर प्रभावित करता ही है, तो बाकी के तत्व वहां पे ज़्यादा हावी नहीं रहते। बाकी के तत्व बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं इन चीज़ों को, तो समुद्र तल पर ऐसी कोई स्थिति नहीं होती। ठीक है, नहीं दिक्कत करनी नहीं अपने को सामान्य ये याद रखना है कि सागर तलों पे सामान्यतः औसत तापमान साल भर का एवरेज निकालते हैं तो हाईएस्ट आता है, औसत हाईएस्ट आता है। साल भर का औसत निकालना, हम क्या कहते हैं, पृथ्वी का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस औसत, जबकि आप देखो धरातल के किसी भी भाग पे 15 डिग्री औसत नहीं है। पूरी पृथ्वी का क्यों है? क्योंकि ध्रुवों का टेम्परेचर माइनस वाला काउंट करते ही वो सीधा औसत 15 डिग्री आ जाता है, क्योंकि वहां माइनस में 70 डिग्री से कम नहीं रहता। अब हमारा 50 वाला वो काउंटर कर जाता है, तो औसत चीज आती है तब किसी एक स्थान पे काउंट नहीं करते। अब जैसे सागर है, अटलांटिक महासागर, नीचे चले जाओ 60 डिग्री से नीचे जमा हुआ पड़ा है, पूरा पूरा जमा हुआ पड़ा है। वो ऊपर चले जाओ आर्कटिक वाला जमा हुआ पड़ा है पूरा, वहां 1080 के एवरेज उसमें ही तो शामिल होते हैं, क्योंकि उत्तरी ध्रुव क्या है, महासागर है। तो अब उत्तरी ध्रुव में 1080 लिखवाया, ये कहां लिखवाया? ये उत्तरी ध्रुव का ही भाग है। तो ये सब औसत जब काउंट होता है, क्योंकि दुनिया के 70% एरिया में महासागर है, 30% ही तो स्थल है, तो 70% का जब एवरेज निकालते हैं तो वो लास्ट में सागर तली का एवरेज बनता है 1023 लिखवाया था ना मैंने, 13.25 MB का। इसलिए कहते हैं सागर तल पे सर्वाधिक रहता है, स्थल खंड पे कम रहता है। ठीक है, हाँ, पृथ्वी की घूर्णन गति। देखो घूर्णन गति बहुत सामान्य रूप से प्रभावित करती, मैंने आपको पहले भी बताया, फिर बता देता हूं कि जितनी पृथ्वी की गति अधिक होगी जहां पे भी, वो वायु को बाहर फेंकेगी। ठीक है, और जब वायु बाहर फेंकेगी तो वायु उठेगी। सीधी सी बात है, जब मान लो कि पृथ्वी को रोक दें हम, तो पूरी पृथ्वी का वायुदाब बढ़ जाएगा। अगर पृथ्वी को रोक दें घूर्णन गति, तो वायुदाब क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी तो पृथ्वी घूम रही है ना, तो वायु को फेंक देती है ऊपर। अगर ये फेंकना बंद कर दें तो वायु का दाब है वो बढ़ जाएगा।
कोई भी वस्तु हो, जब हम घुमाते हैं ना तो चीजों को बाहर की ओर फेंका जाता है। अब पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण क्या होगा कि 0 डिग्री पे घूर्णन गति का प्रभाव सबसे अधिक होता है। तो जब यहां पे प्रभाव सबसे अधिक होता है तो क्या होता है, यहां पे वायु दाब लो हो जाता है, यहां घूर्णन गति का प्रभाव सबसे कम होता है, इसलिए आपके यहां पे वायु फेंकने की प्रवृत्ति बहुत कम है। आप इस बात को याद रखना, ये मैं जब वायु दाब की पेटियां पढ़ाऊंगा आपको बहुत ज्यादा काम आएगा ये बिंदु आपको, क्योंकि पेटियां 2 टाइप की है, तापजन्य और गतिजन्य। गति वाली पेटी तो सीधी गति से जुड़ जाती है, सॉरी है, ताप वाली पेटियां सीधी ताप से जुड़ जाती है। यहाँ तापमान कम है इसलिए यहाँ पे हाई प्रेशर पेटी है, यहाँ तापमान अधिक है इसलिए यहाँ पे लो प्रेशर पेटी है। लेकिन बीच की जो दोनों पेटियां है ना, उसका तापमान का उल्टा व्यवहार है। राजस्थान के अंदर चलने वाली उपोष्ण कटिबंधीय पेटी इतना टेम्परेचर होने के बाद में भी हाई प्रेशर पेटी है। बताओ, राजस्थान के अंदर जो हमारी पेटी है 30 डिग्री वाली पेटी, ठीक है, 30-35 वो फिक्स नहीं है आंकड़ा, इसको हम ऐसे 23 से लेकर 30 के बीच में मानते हैं, 35 के बीच में मानते हैं, ऊपर नीचे होती रहती पेटियां। अब इस पेटी को हाई प्रेशर पेटी माना है, बताओ, और दुनिया का सबसे अधिक टेम्परेचर इसी पेटी का है, थर्मल लाइन यहीं पे है। इसलिए हम कहते हैं कि अच्छा उपध्रुवीय पेटी 66-70 डिग्री पे आती है, इतनी ठंड है वहां पे, उसके बावजूद भी वो लो प्रेशर पेटी है। तो बीच की दोनों पेटियां तापमान से उल्टा काम कर रही है, इसलिए उनको गतिजन्य पेटियां कहते हैं। उसका पृथ्वी की गति से संबंध है, और गति का संबंध सीधा वायु दाब से, और वायु दाब के कारण ही वो लो प्रेशर और हाई प्रेशर भी है। जस्ट आगे का यही पॉइंट आने वाला है। तो ये पॉइंट घूर्णन गति वाला बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, आगे पूरी पेटियां आपको समझ में आने वाली है। हैडली कोशिका, फेरल कोशिका और आपके ध्रुवीय कोशिका, तीनों कोशिकाओं का संबंध सीधे तौर पे इस पॉइंट से आता है। तो ये पॉइंट आपको अगले वाले बिंदु में ज्यादा अच्छे से समझ में आने वाला है। तो अभी तो आप सामान्य लिख लो, पृथ्वी की घूर्णन गति का सर्वाधिक प्रभाव, पृथ्वी की घूर्णन गति का सर्वाधिक प्रभाव 0 डिग्री पर रहता है। जीरो डिग्री पर रहता है। इस कारण 0 डिग्री पर वायुदाब कम है। अब एक कारण ये नहीं है, ये वायुदाब की कमी का एक कारण है, एकमात्र कारण नहीं है, ये मात्र एक कारण है। इसलिए 0 डिग्री पर वायुदाब कम होता है। वहीं ध्रुवों पर घूर्णन गति का प्रभाव कम रहता है। ध्रुवों पर घूर्णन गति का प्रभाव कम रहता है, इस कारण वहां पे वायुदाब अधिक है। नीचे नोट करके डाल सकते हो। जब घूर्णन गति का प्रभाव अधिक होता है तो जब घूर्णन गति का प्रभाव अधिक होता है तो वायु को बाहर की ओर फेंका जाता है, या बाहर की ओर फेंकना ठीक है, फेंका जाता है, जिससे वायुदाब कम हो जाता है। मेरे क्या जुकाम लगा, दोनों कान बंद है यहां से। हाँ, वही बल के कारण ही बाहर फेंकते हैं। यहां से बंद है, यहां से बंद है, यहां से बंद है। ऑलमोस्ट सारा मामला जाम है। तो मैंने डॉक्टर को पूछा था, डॉक्टर ने कहा कि ये लू है ना, इसकी कोई मेडिसिन नहीं है, 4 दिन तक इसका प्रभाव रहता है।
तो मैंने कहा ठीक है, 3 दिन निकाल दिए, आज चौथा दिन है, कल तक हो जाएगा, ठीक हो जाए हैं। लू पिल्लू पिल्लू लाए कौन देखाना, तो घोड़े तैयार बैठो, खेत में पिल्लू पड़ा है पर जाने वाला आदमी को। पीलू, इमली, हाँ, कच्ची कैरी, ऐसा कहते हैं लोग, मैंने कभी टेस्ट ट्राई नहीं किया। चलो अब आप ये कारण पूरे हो गए, वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक कंप्लीट हो गए। अब लिखिए वायुदाब की पेटियां। अभी तक वायुदाब पूरा कंसेप्ट समझ लिया, मापन हो गया, क्या क्या था, परिभाषा, मापन और प्रभावित करने वाले कारक, यही था ना। ये समझ में आने के बाद अब पेटियां समझ में आएगी, है? वो लिख सकते हैं हम। अच्छा एक पॉइंट और डाल दो, ये नोट करके डाल दो, ध्रुवों पर वायुदाब अधिक होने के कारण, नोट करके डाला जा सकता है। और विषुवत रेखा पर वायुदाब कम होने के कारण नोट करके डाला जा सकता है। डालो नोट कर, था तो कहीं बना तो थे, तो कहीं को करो, रोटी खा डाला हुआ तन कहना पड़ेगा, लिखो, लिखना है, हाँ लिखना है। ये करते तुम्हारे 11वीं 12वीं वाला टाबर घना होशियार होता, थे भी घना ही था होशियार, थे तो मेरिट तोड़ स्टूडेंट था, उनके मारे पाले पड़े आए हैं बेड़ा हुए जितना यतन बाढ़ में रहा बाहर ला भी। ग्यारहवीं क्लास में ये तो चैप्टर है, 11वीं 12वीं में एनसीईआरटी में नहीं है, 11वीं क्लास में पढ़ना था, वो अब पढ़ रहे हैं। संतृप्त मतलब ध्यान कौन, वायु दाब रो मतलब तो उठाया कि वायु रो भार, कि तो गलत ध्यान है। सेम मात्रा की वायु 10 किलो वायु अगर ठंडी है तो उसका वायु दाब अलग है, अगर गर्म है तो उसका वायु दाब अलग है। यो हो यो, ठंडी है तो उसका वायु दाब अधिक होगा, गर्म है तो उसका वायु दाब कम होगा, भले 10 किलो वायु हो दोनों में। इसलिए गए भार और बल दोनों में फर्क था, इस कारण मैंने उसकी परिभाषा को डिटेल से लिखवाया है। लिख लिए कारण, एक सेम कारण तो कौन लिखा, ध्रुवरान विषुवत रेखा रहा। विषुवत रेखा में लिखना था जी की कमी, तापमान की अधिकता, जल वाष्प की अधिकता और घूर्णन गति की अधिकता, ठीक है, उल्टा कर कारण लिखना आएगा। हाँ अब लिखिए वायुदाब पेटियां। वायुदाब पेटियां इंग्लिश में कहते हैं प्रेशर बेल्ट, ठीक है। अब हम वायुदाब पेटियां थोड़ी समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रेशर बेल्ट। अब देखिए वायुदाब पेटियों में एक लाइन तो लिख लो आप पहले कि विभिन्न कारणों के चलते, वो कारण तो ऊपर लिख ही लिए, विभिन्न कारणों के चलते धरातल पर वायुदाब समान रूप से नहीं है पाया जाता। धरातल पर वायुदाब समान नहीं होता विभिन्न कारणों के चलते। वो कारण क्या थे वो हमने पहले पढ़ लिए हैं। विभिन्न कारणों के चलते धरातल पर वायुदाब
समान रूप से नहीं पाया जाता। ठीक है, अर्थात भिन्न भिन्न स्थानों का वायुदाब भिन्न भिन्न है। भूगोलवेताओं ने इसको यूं ये कह रहा है कि बैठ जाके थक गया। भूगोलवेताओं ने सभी कारणों को आदर्श स्थिति में मानकर ये क्या है मैं बताता हूं। आदर्श स्थिति में मानकर संपूर्ण ग्लोब पर 7 वायुदाब पेटियां निर्धारित की है। 7 वायुदाब पेटियां निर्धारित की है। 7 ही है ना? 3 उत्तरी गोलार्ध में, 3 दक्षिणी गोलार्ध में और 1 बीच की पेटी। 7 पेटियां निर्धारित की है। 7 पेटियां निर्धारित की है और इन पेटियों को आपके लिखना नहीं है। 7 पेटियां तय की जो कि इस प्रकार है। अब क्या करना है हमारे को? अब हमारे को समझना है। अब थोड़ा सा इसका शेप बिगड़े हुए हैं। अब क्या है ना कि इसका पता नहीं कब सही होगा ये। सैप तो हमें आया हो, मारो हाथ पहला ही सैप जड़ी है। सही नहीं है ये सैप अब आए। मैं उस पर इतना मस्त चित्र बनाता था जितनी की सीमा नहीं है। अब तो ठीक है, अब चल रहे अब देखिए ये हमारे पूरी पृथ्वी और यहाँ पे हम कई सारी पेटियां तय करते हैं। सबसे पहली पेटी है यहाँ पे, ये लो प्रेशर की पेटी है। एलपी मतलब लो प्रेशर। और भूमध्य सागर है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? भूमध्य सागरीय निम्न वायुदाब पेटी। ठीक है, लो प्रेशर है। क्यों है? कारण हमने लिख लिए। मेन कारण है तापमान की अधिकता। फिर जब ऊपर आते हैं नीचे आते हैं, यहां पे आए चाहे यहां पे आए, ये है आपकी उपोषण पेटी। ठीक है, कौन सी पेटी है? उपोषण पेटी है। और ये है आपके हाई प्रेशर की। ठीक है, उपोषण पेटी हाई प्रेशर की। और इसको हम सामान्यतः मानते हैं 30 डिग्री और 35 डिग्री के आसपास। ठीक है, फिर ये भी सेम उपोषण है और ये सेम बात है ये वाली, है ना। फिर उसके बाद में आती है तीसरी पेटी। ये है आपकी उपध्रुवीय पेटी। कैसी पेटी है? उपध्रुवीय पेटी है। और ये रहेगी आपके लो प्रेशर की पेटी। ये कैसी है? हाई प्रेशर।
ये कैसी है, लो प्रेशर, सामान्यतः रहेगी आपके 60 से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 60 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये भी आपके उपध्रुवीय हो जाएगी। ठीक है, ये सारी बात ऊपर वाली एज इट इज नीचे आ जाएगी। ठीक है, फिर है आपके 90 डिग्री यहाँ पे, और ये पेटी जो है इसे हम क्या कहेंगे, ध्रुवीय पेटी। कौन सी पेटी, ध्रुवीय पेटी। और ये है आपके कैसी, हाई प्रेशर पेटी। सेम की सेम बात आपके यहाँ पे भी आएगी। 90 डिग्री साउथ, ये कैसी पेटी है, ध्रुवीय पेटी। और ठीक है, इसे हम कहते हैं HP। एक बात ध्यान रखना, कोई भी दो पेटियां समान वायु दाब की नहीं है। जैसे ये LP, ये और वापस इधर इधर, और ये HP। ठीक है, इसी कारण हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवनें चलेगी, पहली बात। दूसरी बात, एक ये पेटी, एक ये पेटी, एक ये पेटी, ये तीनों पेटियां जो है ये तापजन्य कहलाती है। क्यों कहलाती है, क्योंकि इसका सीधा तापमान से संबंध है। तापमान की अधिकता, यहाँ पे तापमान अधिक है इसलिए ये लो प्रेशर पेटी, यहाँ तापमान कम है इसलिए दोनों हाई प्रेशर पेटी। अब बीच का जो मैटर है ना, ये थोड़ा गड़बड़ है। उपोषण में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, फिर भी ये कैसी पेटी है। और उपध्रुव में टेम्परेचर वैसे ही कम है, 66 डिग्री पे ठंड पड़ती बुरी तरह से, लेकिन पेटी कैसी है, लो प्रेशर पेटी। इसलिए दो ये और दो ये चार पेटियां कैसी है आपके, गतिजन्य। कैसी है, गतिजन्य। इनका निर्माण पृथ्वी की घूर्णन गति के परिणाम स्वरूप हुआ। कैसे हुआ मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ठीक है ना, तो हमारे को अभी क्या करना है, ये चित्र बनाना है। बढ़िया तरीके से बना दो आप चित्र। अब चित्र में आप क्या करोगे, आपको दो दो लाइनें खींचनी है ऐसे, 30 से 35, ये भी ऐसे खींच लेना, 60 से 65, ऊपर भी यही कर लो, 30 से 35, और ये भी कर लो 60 से 65, ऊपर आपकी 85-90 कर लो, नीचे 85-90 कर लो, 85 to 90। भूमध्य सागर 5 से 5 कर लो। वैसे इनका अक्षांश कोई पूछता नहीं है, रीजन ये है कि ये पेटियां ऊपर नीचे होती है, ये 10 डिग्री तक चली जाती है गर्मियों में, सर्दियों में ऊपर नीचे सारी पेटियां स्थानांतरित होती है। स्थायी पेटी एक भी नहीं है यहाँ पे, सॉरी, पेटियां सारी स्थायी है लेकिन स्थिर एक भी नहीं है, सारी अस्थिर है। तो इसका चित्र बना दो, फिर आज यहीं खत्म करते हैं। कल हम तापजन्य पेटियां समझ लेंगे। पहले सुविधा का फायदा ले रही है। यह फोटो लेआउट चित्र है कौन एक रफ चित्र बनाया हुआ है, कल उससे लेके आ जाएंगे अपन, गूगल से कॉपी करके कोई फोटो। मई तो गई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हाथ महीना थारे बैच बढ़ चल जाए ये समझ चलिए। तो इतिहास ना करूं, पढ़ानी शुरू कर दूं तो भगवान की शोगन दिसंबर में बैच पूरा वही गुण क्रांतिकारी आंदोलन को पढ़ाते पढ़ाते मुझे टाइम लगा था 24-25, 1 महीना और 4 दिन क्रांतिकारी आंदोलन को। हाँ 50 दिन में 10-15 दिन तो लाग जावे, छोटो है मोटो है।
मैंने 2 क्लास में तो वो पढ़ाया जनरल डायर को, जो उधम सिंह ने मारा उसको। आपकी इतना है नहीं, मैंने नेट के लिए पढ़ाया उसको। मारा ऑनलाइन छोरा रड़े करे, रड़े हिस्ट्री वाला हलो पढ़ा दियो, हलो थारे आणु पढ़ाई को तो नहीं, तारा टॉपिक आ गया, अब मैं क्या करूं। वैसे तो सेकंड ग्रेड के हिसाब से तो ये भूगोल भी हल ही है, बट भूगोल में की है कि पूरा समझाते नहीं है तो फिर प्रश्न के गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हैं एलबीडो मैंने खूब पढ़ाया था पिछली बार, लेकिन गलती कहाँ करी पता है, इतना नहीं बता पाया, क्योंकि मैंने बर्फ तो लिखा ही, लेकिन साफ और गंदी बर्फ वाला मैटर समझा नहीं पाया था। हैं उदाहरण तो दिए ही थे, हालांकि समझने वाला तो समझ ही गया, पर अब कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो समझ पे आते हैं। हम हर बात तो अब तब लिखवा पाए, हैं एग्जाम्पल दे दिए, चीजें सारी बता दी, फिर फोटो ये कि ये यूज किए थे, हालत लगी थोड़ा सा कम डिटेल थी। हो गया ओए, वो तो घर जाओ तो हालो हो रो लिखना है नहीं तो क्या, ना ना आज तक सर 5 मिनट लाग है नहीं दी है तो कोई बात नहीं है, अपन आगे चित्र 4 बार और बनाना है 4 बार ये चित्र और बनाना है।